हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। डियर दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है और ये बैच स्टार्ट हुआ है एमटीएस के रिगार्डिंग। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, हम करेंगे एमटीएस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में। हम यहां पर जानेंगे कि आखिर एमटीएस का लेवल क्या होता है और एमटीएस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो गाइज, जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को फटाफट से फटाफट शेयर कर डालिए हमारे इस सेशन को और सभी तक पहुंचा दीजिए। सभी को पता चलना चाहिए कि एक नया बैच आज से स्टार्ट हुआ है। तो जितने भी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे बैच में शामिल हो जाइए। तो फटाफट आ जाइए दोस्तों हमारे इस नए बैच के साथ में। चलिए आ जाइए जल्दी से जल्दी दोस्तों, फटाफट से फटाफट आ जाइए। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आ जाइए। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सूरज, शुभम, सौरभ, शिवानी, अनुराग, दीपक, शालिनी, सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत। कीप शेयरिंग दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो फटाफट से फटाफट जो है वो शेयर कर डालिए हमारे इस सेशन को। फटाफट से फटाफट शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा डालिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को पहुंचा दीजिए, जितने भी आपके और नए फ्रेंड्स हैं उन पर पहुंचा दीजिए, जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचा दीजिए। तो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को बिल्कुल पहुंचा डालिए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। चलिए, तो बिल्कुल बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आप सभी मेरे साथ में अनअकैडमी पर अगर नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी जो है वो बिल्कुल अनअकैडमी पर जुड़ जाइए। और अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आपको सिंपली ही तौर पर क्या काम करना है, आपको आमिर वाईटी कोड अप्लाई करना है। ये आमिर वाईटी कोड 1 फॉर ऑल है। ये आपके पेड और फ्री दोनों क्लासों के लिए अवेलेबल होगा। तो प्लस कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आज से ही बैच स्टार्ट है। बिल्कुल आज से ही बैच स्टार्ट है। 11 फेब से ये आपका बेसिकली जो पेड कोर्स है अनअकैडमी पर वो आपको यहां से मिल पाएगा। इसके अलावा जिन्होंने अनअकैडमी को इंस्टॉल नहीं किया है जल्दी से इंस्टॉल कर डालिए। इसके बाद में आप पेड क्लास प्राप्त करने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन स्लाइड पर जाइए। जाने के बाद आप देखेंगे कि जो भी अमाउंट आपको दिखाई देगा, आप मेरा कोड अप्लाई कीजिए, यहां पर सभी जगह 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आप 400 आपके जो भी क्रेडिट्स होंगे, आप जो भी पढ़ रहे हैं, इनकी मदद से आप और ज्यादा कम इसको कर सकते हैं। फिर आप डेबिट, क्रेडिट, ईएमआई, यूपीआई वॉलेट या नेट बैंकिंग के साथ हमारे साथ में प्लस पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा बिल्कुल आपके सामने मैंने यहां पर प्रमोशन किया है। बिल्कुल आप एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे आज से हमारा पहला बैच का पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण कहां पर होता है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। The synthesis of insulin take place in human body, in liver, thyroid, in pancreas यानी अग्नाशय या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर देकर बताएंगे। बिल्कुल शीतल चौहान, आप मेरे इस फ्री बैच का जो है अनुभव ले सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई कर सकती हैं। जल्दी बताइए। वेरी गुड, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए एमटीएस का लेवल आपको पता चलेगा कि एमटीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और आपको अगर बहुत बेसिक नॉलेज है तो भी आप एमटीएस में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर यहां पर क्या होगा, आंसर होगा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के द्वारा। क्योंकि अगर हम बात करें इंसुलिन के बारे में तो इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में शुगर कंट्रोल करता है। क्या करता है आपकी बॉडी में? शुगर कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अगर आप शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप किसका यूज करेंगे? इंसुलिन का यूज करेंगे। तो अग्नाशय में इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और बिल्कुल बिल्कुल ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन यानी 3 प्रकार के हार्मोन यहां पर बनते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल साथ साथ तैयारी करते हुए जाना है और साथ साथ चीजों को पढ़ते हुए जाना है, तभी चीजें आपके लिए एप्लीकेबल होंगी, वरना एप्लीकेबल नहीं हो सकती। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला सवाल है
सर जीएस की कौन सी बुक यूज करें हम? तन्मय, आप एनसीईआरटी की बुक यूज कर सकते हैं, बहुत वैल्यूबल है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मेरा कोर्स भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। इवन आप मेरे साथ में यहां पर जुड़े रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुक की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण निम्न में से कौन करता है? ठीक है, अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं करती हैं, पीयूष की बीटा कोशिकाएं करती हैं, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं करती हैं, या डेल्टा कोशिकाएं करती हैं? अनदर बेसिक क्वेश्चन। वेरी गुड इवनिंग राकेश। 9th और 10th तन्मय। चलिए जल्दी बताइए आपके हिसाब से सही जवाब क्या होगा। लेट मी बस एक सेकंड, मुझे जरा चार्जर लगाना है, एक सेकंड बस मैं चार्जर लगा देता हूं, आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। यस, इट्स क्लियर। चलिए अगर हम लोग यहां पर बात करें, बिल्कुल अगर हम यहां बात करें तो आंसर होगा लैंगरहैंस की दीपिकाओं का बीटा सेल्स का होना। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए भाई, जो आपकी पेनक्रियाज होती है, जो आपकी पेनक्रियाज होती है, इस पेनक्रियाज की 3 सेल होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, आपकी जो अल्फा सेल होती है, उन अल्फा सेल से एक इंपॉर्टेंट जो हार्मोन निकलता है वो है ग्लूकेगॉन। बीटा सेल से बनता है इंसुलिन, ठीक है, और गामा से बनता है सोमेटोस्टेटिन। कौन सा बनता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनता है। ठीक है, ग्लूकेगॉन के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा ग्लूकेगॉन जो है आपके बॉडी में जो आपकी ग्लूकोज होती है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। इंसुलिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज को डिक्रीज करने का काम या कंट्रोल करने का काम करेगा। सोमेटोस्टेटिन क्या काम करेगा? ये आपके फूड को एसिमिलेट करने में हेल्पफुल होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा कि इनमें से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? ठीक है, बिल्कुल आप सीएचएसएल वाले एक बिल्कुल कर सकते हैं क्लास को। कॉपर, आयरन, जिंक या मैग्नीशियम? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देकर बताएंगे कि इंसुलिन के अंदर क्या पाया जाता है। मीनाक्षी, टॉपिक वाइज क्लास ना होकर हम एक कंबाइंड क्लास लें तो शायद मेरे हिसाब से धीरे धीरे सबकी नॉलेज होती चली जाए। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अमन। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा, और आंसर होगा जिंक। ठीक है, अगर हम बात करें इंसुलिन के बारे में तो इंसुलिन के अंदर जो इंपॉर्टेंट मेटल पाई जाती है वो मेटल हमेशा जिंक होगी। ठीक है, बिल्कुल आप इसको याद रखना, जिंक इंसुलिन में पाई जाती है। जबकि जब आयरन के बारे में बात करेंगे तो आयरन किस में पाई जाती है? आयरन हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली मेटल होगी। ठीक है, बिल्कुल थ्योरी क्लासेस जो है हम यहीं से लेते चले जाएंगे। अनअकैडमी पर मेरी क्लास दिन में 12 बजे होती है। ठीक है, बिल्कुल विनोद यहां पर थ्योरी भी करवाएंगे। ठीक है, दोनों ही चीजें होंगी, डोंट वरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप बात करें दो प्रॉपर रूप से लिस्ट के बारे में, एक तरफ लैंगरहींस द्वीप है, उसके बाद में पीयूष ग्रंथि है, इसके बाद थायराइड है, इसके बाद एडेनल है, फिर कैल्सिट्रॉन, एपिनेफ्रिन, वृद्धि हार्मोन और इंसुलिन। आपको दोनों को मिलान करके बताना है कि कौन सा इससे मिला हुआ है। बिल्कुल क्लास होती है, डेफिनेटली होती है।
जल्दी बताइए आपके हिसाब से कौन सा ये सही होगा। राकेश बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल मैं इंग्लिश शो कर देता हूं, बिल्कुल आप इंग्लिश देख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा। और अगर हम यहां पर देखें तो बिल्कुल जो आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो लैंगरहेंस दीप यानी इंसुलिन का इसमें प्रभाव होता है। पीयूष ग्रंथि आपके ग्रोथ हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। थायराइड आपको आपके कैल्सिट्रॉन और एडिनल आपकी एपिनेफ्रिन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां पर अगर देखा जाए तो आंसर 3 होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों के द्वारा, वेरी गुड यार। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल, यदि लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? डायबिटीज मेलाटस होगा, डायबिटीज इंसोपोडस होगा, एक एडिसन डिजीज होगी या गलगन डिजीज होगी? आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से आंसर देकर बताएंगे। जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, और वो आंसर होगा डायबिटीज मेलाटस, ठीक है। इसको डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जाना जाता है, जो नॉर्मल डायबिटीज कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मल डायबिटीज कहलाती है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आप लोगों के द्वारा, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे बात करे या पूछे कि वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपके हिसाब से कौन सा सही होगा? थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, सेक्रेटिन या फिर रेनल? आपके हिसाब से कौन सा होगा? इसको मैं सही कर देता हूं, यह है एड्रेनल। एड्रेनल। कविता कुमारी, जल्दी ही इंग्लिश की क्लास को लॉन्च कर दिया जाएगा, यू जस्ट डोंट वरी। वेरी गुड, एग्जैक्टली करेक्ट जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, आंसर है पिट्यूटरी, ठीक है। अगर हम बात करें पिट्यूटरी के बारे में, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये ग्रोथ हार्मोन डेवलप करती है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन डेवलप करती है, और इस ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है? इसका नाम है सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन इसको हार्मोन को कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक स्टिमुलेटेड हार्मोन भी इसका नाम होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है यहां पर बी, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी मानी जाती है? यकृत, पिट्यूटरी, थायराइड या अग्नाशय? अच्छा मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊं प्रिया? साइंस ही ठीक है यार। अनअकैडमी आप सर्च कीजिए गूगल पे। बिल्कुल ईशा शर्मा, बिल्कुल सही जवाब, एग्जैक्टली सही आंसर है। ध्यान से सुनिएगा, आंसर होगा लीवर। आपको यहां पर कहीं पर नहीं पूछा गया है कि अंतःस्रावी है या बाहरी स्रावी है। जब आपको किसी भी तरीके से कोई भी स्पेसिफिक नहीं दे रखा हो तो हमेशा वो लीवर ही सही होगा। अगर हां आपको स्पेसिफिक आंसर दे रखा हो तब आपका आंसर थायराइड ग्लैंड होगी, नो डाउट।
भाई आपसे अगर पूछ रखा हो कि बताइए कि इनमें से सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आप कह सकते हैं कि भाई थायराइड यहाँ की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। या आपसे यह पूछा जाता कि सबसे बड़ी बाहरी स्रावी ग्रंथि कौन सी है, एक्सोक्राइन कौन सी है, तो आप लीवर कहते। जब आपको दोनों में से कुछ नहीं पूछा जाए, आप हमेशा लीवर को ही सही मानेंगे, और यह सबसे बड़ी यानी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और आप जानते हैं इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है 2 से 2.5 kg। तो अच्छा खासा वेट होता है इसका। अगला क्वेश्चन, अगर आप बात करें पीनियल ग्लैंड के बारे में, तो पीनियल ग्लैंड कहां पर स्थित होती है, लीवर में, ब्रेन में, किडनी में या यूट्रस में? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब। और पीनियल ग्लैंड जो है वो पाई जाती है ब्रेन में, ठीक है। और ये जो पीनियल ग्लैंड है ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर और सबसे छोटी पीनियल ग्लैंड है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन या बोमेन कैप्सूल? तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सही है, सोचकर आंसर बताएंगे। चलिए बताइए आपके हिसाब से कौन सा सही होगा। एग्जैक्टली बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करने का काम करता है वो पीनियल ग्लैंड करता है, नो डाउट। क्या बात है यार, वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात करें साइटोन के बारे में, डेंड्राइट के बारे में, एक्सोन के बारे में, तो अगर आप लोगों ने कभी देखा हो किसी भी सेल को, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल का, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये कुछ पॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती है आपकी न्यूरॉन्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपके ये पूरा जो हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा साइटोन कहलाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं, और ये जो मिडिल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सोन कहलाता है, ठीक है। क्या पूछा है कि कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, तीनों न्यूरॉन का हिस्सा है। सिर्फ बोमेन कैप्सूल जो होता है ये किसका हिस्सा होता है, किडनी का होता है, ठीक है। तो किसका हिस्सा होता है, किडनी का। तो अगर हम बात करें किडनी के बारे में, तो बोमेन कैप्सूल कुछ इस तरह का होता है। ये जो हिस्सा होता है ये बोमेन कैप्सूल होता है, और ये जो बीच में है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है, ठीक है। जब मैं आपको किडनी के बारे में डिटेलिंग बताऊंगा तब डेफिनेटली इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मानव शरीर का थर्मोस्टेट कौन सा होता है, पीनियल ग्लैंड में होता है, पीयूष में होता है, थायराइड में होता है या हाइपोथैलेमस में होता है? थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन पीनियल ग्लैंड, in pituitary gland, in thyroid gland, in hypothalamus.
क्या बात है यार, नो डाउट, नो डाउट योर क्वेश्चन इज करेक्ट। आंसर इज हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज यूजुअली द नंबर ऑफ हैच्ड एग ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल? एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 3, 2, 1 या 4? जल्दी आंसर देकर बताएंगे आपके हिसाब से सही जवाब क्या होगा। और हमारे इस फ्री एमटीएस बैच को प्लीज आप सभी के सभी अपना प्यार दीजिए, और इस प्यार के लिए प्लीज लाइक कीजिए और सेशन को शेयर भी कर डालिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो अंडा होता है वो एक ही होता है, 1 एग। बिल्कुल सही जवाब है और बिल्कुल सही। तो 1 एग जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, जब ये अनफर्टिलाइज हो जाता है तो अनफर्टिलाइज होकर क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, एग्जैक्टली आंसर यहां पर सही आप सभी के द्वारा। अगला सवाल, अगर आप बात करें घेंगा रोग के बारे में, इट्स घेंगा। घेंगा मीन्स इन इंग्लिश इज गॉइटर। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट गॉइटर। गॉइटर डिजीज इनमें से किसकी कमी की वजह से होती है? इट्स आयरन, इट्स सोडियम, इट्स पोटेशियम, इट्स आयोडीन। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच विनोद। या बिल्कुल सही जवाब, और आंसर होगा आयोडीन। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें आयोडीन के बारे में तो ये आयोडीन थायराइड को प्रेरित नहीं करेगा, स्टिमुलेटेड नहीं करेगा, और अगर ये स्टिमुलेटेड नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनने की वजह से जो है बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और यहां पर जो डिजीज होगा वो होगा गॉइटर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल है, रक्तदाब का नियंत्रण इनमें से कौन करता है? एडिनल ग्लैंड करती है, थायराइड ग्लैंड करती है, थाइमस ग्लैंड करती है, या कॉर्पस ल्यूटियम सेल करती है? बिल्कुल अभिनंदन कुमार, थ्योरी क्लास भी हम लेकर आएंगे डेफिनेटली, यू जस्ट डोंट वरी। दोस्तों कीप लाइक एंड शेयरिंग। वेरी गुड। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहां पर 2 आंसर सही हैं। एक आपका एड्रेनल ग्लैंड जो है ये भी ठीक है, और एक आपका थायराइड ग्लैंड भी ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों यानी ये बोथ ही आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते। ठीक है, तो 1 and 2 बोथ आर राइट, तो दोनों बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो भी ठीक है, जिन्होंने बी आंसर दिया है वो भी ठीक है, क्योंकि इसका आंसर ही बोथ है, दोनों ही है। ठीक है, लेकिन 3 and 4 नहीं होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित किस ग्रंथि को मनुष्य की सभी उपापचय क्रियाओं के नियंत्रण के कारण अंतरस्त्रावी ग्रंथि का पेसमेकर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कॉल्ड अ पेसमेकर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम
and the control of all metabolic function of human. It's adrenal gland, it's pituitary gland, it's thyroid gland, it's reproductive gland. एग्जैक्टली यार, वेरी गुड। एक्चुअल में क्या है कि जो बोला है वो मतलब उसमें बस थोड़ा सा अंतर है और कुछ नहीं है। वाओ, अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जैक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मास्टर ग्लैंड। इसने लास्ट शब्द लिखकर सारी चीजें खत्म कर दी। लास्ट क्या लिखा था? अंतरिस्रावी ग्रंथि का पेस मेकर कहा जाता है, लेकिन कौन इसको कंट्रोल करने का काम करता है? तो अगर इसको कंट्रोलिंग के बारे में बात हो रही है तो कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है कि वो एक मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर वो सिर्फ एक ही होगी और वो होगी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगर वो ये नहीं कहता कि पेस मेकर कौन कहा जाता है और सिंपली तौर पर आपसे पूछा जाता कि हु कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी, देन यू से कि भैया थायराइड ग्लैंड ही मेटाबॉलिक को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन इसने क्या कहा कि ऑल जितनी ग्लैंड है उसका पेस मेकर भी यही है, यही कंट्रोल करने का काम करेगा। तो भाई कंट्रोलिंग सिस्टम का आते ही यहां पर क्वेश्चन पलट गया और आंसर बना पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला सवाल, अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्रांडुलर सेल्स, ठीक है, यानी नलिका युक्त होती हैं, इट्स नॉन ग्रैंडुलर या डक्टलेस भी कह सकते हैं, एसिडिक और एल्कलाइन। बिल्कुल शशांक, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होगी। अनुराग, इट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल बिल्कुल, नाजिया नाज, कंचन यादव, यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। आंसर इज नॉन ग्रैंडुलर सेल्स या डक्टलेस। तो जितनी भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं ये सारी की सारी डक्टलेस होती हैं। इनके डक्टलेस होने की वजह से जितना भी इनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, आप अगर इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इनका प्रोडक्ट है हार्मोन। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है हार्मोन वो सीधे आपके ब्लड में जाकर मिल जाता है, क्योंकि कोई नलिका नहीं होती, इसीलिए ब्लड में जाकर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की कमी से टिटेनी डिजीज होती है? विच हार्मोन डिफिशियंसी कॉज टिटेनिक डिजीज? ठीक है, इट्स पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन या पीयूष या पिट्यूटरी हार्मोन? वेरी गुड आशुतोष, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लास का टाइम रोज 6 से 7। क्या बात है यार, आंसर सभी के गलत हैं और आंसर होगा पैराथार्मोन या फिर इसको पैराथाइरोक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से टिटेनी डिजीज होती है। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड के अंदर होता है। ठीक है, और पीनियल ग्लैंड आपके कैल्शियम का कंट्रोल नहीं करती है, इसीलिए आंसर होगा यहां पर एक। आप सभी का आंसर गलत है यहां पर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा होगा? ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन या सेकंड एंड थर्ड बोथ? बिल्कुल यूट्यूब पर रोज होगी क्लास, मंडे टू फ्राइडे। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों के आंसर्स को देख रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कोई आंसर और भी होगा क्या। अरे यार रुद्रा, यस यार, एग्जैक्टली आंसर इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अरे यार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही फीमेल हैं। ठीक है, दोनों ही फीमेल हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल नहीं हो सकता। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होगा। अरे ईशा, टेस्टोस्टेरोन होगा। विनोद, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर हम बात करें एक पूरे कंप्लीट ब्लड के बारे में, संपूर्ण रुधिर के बारे में, तो आपके हिसाब से एक संपूर्ण रुधिर क्या होता है? सीरम और प्लेटलेट्स होती हैं, सीरम और कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं होती हैं, या प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होती हैं? अरे नहीं अमरेश, कैसे भूल गया? नहीं नहीं नहीं, अरे बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल शीतल। सोचकर आंसर दीजिएगा। अरे यार, सिमरन कौर गुड, रोनिता दास वेरी गुड। अरे यार, अगर मैं बात करूं ब्लड के बारे में, तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा, और एक होता है ब्लड सेल या ब्लड कार्पस। प्लाज्मा होता है 55% और सेल होती है 45%। तो आंसर जो होगा 3 या सी आंसर जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, मानव रुधिर की पीएच वैल्यू क्या होगी? 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4? बिल्कुल अंजलि कुमारी सिंह, बिल्कुल थ्योरी करवाएंगे। एक बार थोड़ा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, उसके बाद थ्योरी में जाएंगे डेफिनेटली। वेरी गुड यार, इसमें भी सोचने वाली कोई बात थी नहीं, और आंसर होगा 7.4, यानी स्लाइटली एल्कलाइन है। ठीक है भाई, तो स्लाइटली एल्कलाइन जो है होगा 7.4 इज अ राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, नो डाउट, एकदम सही। अगला, अगर कोई आपसे पूछे कि रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है, वॉट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड? सीरम, लिम्फ, प्लाज्मा या नन ऑफ दी अबव? चलिए जल्दी बताइए। थैंक यू सो मच सुमित यादव जी, कीप लाइक एंड शेयरिंग।
वेरी गुड, वेरी गुड डियर। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, आंसर इज प्लाज्मा। क्योंकि अगर मैं बात करूं प्लाज्मा के बारे में, तो इस प्लाज्मा के अंदर जो बेसिकली अगर देखा जाए, जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो 92 से 93% के आसपास होता है। तो लगभग 90 से 92% या 92 से 93% जो पार्ट होता है वो किसका होता है? प्लाज्मा में वाटर कंटेन होता है। ठीक है, तो वाटर कंटेन जो है वो अपने आप में सबसे अधिक है, इसलिए प्लाज्मा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? इज द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल इज इट्स लिम्फोसाइट, अ न्यूक्लियस, थ्रोम्बोसाइट्स और रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स? हाँ बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल सुमित। कीप लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप इस हमारे इस सेशन को। और अगर कोई नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कोई बात नहीं, इट्स ओके नाजिया। वेरी गुड, एग्जैक्टली यहां पर जो आंसर होगा वो होगा 2, बिकॉज अ न्यूक्लियस इज अ मोनोसाइट। अगर आप यहां हिंदी में देख रहे हैं तो यहां पर वर्ड लिखा होगा मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, अ लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, और लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, अ स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो लार्जेस्ट इज मोनोसाइट एंड स्मॉलेस्ट इज लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को दोनों को पता चल गया होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल आर देयर विच हेल्प इन रेसिस्टिंग इन डिजीज? ठीक है, श्वेत कणिकाएं या श्वेत कोशिकाएं, व्हाइट सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, अ न्यूक्लियस ब्लड सेल्स, इट्स अ न्यूट्रोफिल और लिम्फेटिक सेल्स। एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, और आंसर होगा व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी इज आर राइट आंसर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का यहां पर होने का सबसे बड़ा यह मामला है कि डब्ल्यूबीसी जब आ जाता है तो फिर बाकी की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी बेकार है। ठीक है, क्योंकि ये सब इसी के ही पार्ट हैं। तो मेन ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज डब्ल्यूबीसी। इसके बाद मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फेटिक सेल्स यानी लिम्फ सेल्स आ जाएंगी, सारी चीजें। तो मेन जो है वो डब्ल्यूबीसी है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहता है और शायद आप जानते भी होंगे। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं का आकार बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है या संख्या घट जाती है? आपको क्या लगता है कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी में क्या परिवर्तन आता है? बिल्कुल अमन, वेरी गुड।
एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। इसीलिए जब कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अरे भाई तेरे को अगर अपनी बीमारी ठीक करनी है तो तू पहाड़ों पर चला जा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्या कहते हैं, पहाड़ों पर चला जा। तो यहां बिल्कुल सही लिखा है, 4200 मीटर पर जाने पर 30% आरबीसी इंक्रीज हो जाती है। एग्जैक्टली। अगला सवाल बताइए कि इनमें से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आरबीसी सिमेट्री और ग्रेवयार्ड? इट्स लीवर, स्प्लीन, ब्रेन और हार्ट। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपके हिसाब से सही आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट और आंसर इज स्प्लीन। ठीक है, इट्स स्प्लीन। अगर हम बात करें, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि यहां पर आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आरबीसी स्प्लीन में ही बनती है एट द स्टेज ऑफ फीटस, यानी भ्रूणीय काल के अंदर। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो जो आरबीसी बनती है वो भी स्प्लीन में बनती है, और आरबीसी डिस्ट्रॉय भी जो होती है वो स्प्लीन में होती है। इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो यहां बनता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको यूरोक्रोम कहते हैं, और ये वही यूरोक्रोम है जिसकी वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र का रंग पीला होता है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4 मिलियन? वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आप जो आंसर देंगे इसमें आंसर ठीक है। देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं। नहीं प्रिया गुप्ता, 9 PM जो क्लास होगी वो एमटीएस के रिगार्डिंग नहीं होगी, वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होगी। Please like the session and share the session. ओके फाइन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहां पर 4.5 से 5.5 मिलियन के बीच में मानता हूं तो क्या मैं 5 मिलियन को ठीक मान सकता हूं? अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा? 5 मिलियन। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, वाईफाई स्टडी 2.0 पर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर आप इसके बीच का अगर एक पॉइंट माने तो 5 मिलियन मेरे हिसाब से इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी की आयु कितनी होगी? व्हाट इज द एज ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल? इट अनसर्टेन यानी हमेशा रहती, कोई दिक्कत नहीं है, इन 120 डेज, इन 180 डेज, या एज लॉन्ग एज द पर्सन सर्वाइव, जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक रहती है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। आंसर इज 120 डेज। ठीक है, 120 दिन के आसपास होती है। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को शायद आंसर पता होगा। अगला सवाल बिल्कुल सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन यही है,
निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट अ ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, बिल्कुल। दीपक आप बिल्कुल हमारे जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर आपको सारा शेड्यूल पता चल जाएगा। इट्स बी लिम्फोसाइट्स, इट्स बिंबाणु, बेसोफिल या मोनोसाइट। आपके हिसाब से इनमें से कौन है जो डब्ल्यूबीसी नहीं है? इनमें में से कौन है जो डब्ल्यूबीसी नहीं है? वेरी गुड, अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है। एग्जैक्टली सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, और आंसर है प्लेटलेट्स। भाई प्लेटलेट्स तो खुद एक सेल होती, ठीक है, तो ये अलग एक ब्लड सेल होगी। बिल्कुल सही जवाब, एग्जैक्टली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव का रक्त लाल किस वजह से होता है? मायोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से, या हेप्टोग्लोबिन की वजह से? हां दीपक, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। एग्जैक्टली कहने वाली कोई बात ही नहीं है, और आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तो बिल्कुल हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, और यह ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों के द्वारा, एग्जैक्टली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? हीमोग्लोबिन कोई एक प्रोटीन है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक वसा है, या एक विटामिन है? डेली क्लास 6 बजे। हाँ तो भाई आपके हिसाब से हीमोग्लोबिन क्या है? अरे नहीं नहीं नबीन मेहर, मैं ग्रेट नहीं हूं भाई। एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। किसकी प्रोटीन? तो आरबीसी की प्रोटीन होती है। ठीक है, आरबीसी की प्रोटीन होती है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, बोन मैरो में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, या पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एक स्त्राव होता है? बिल्कुल अंकुर चौहान। आशुतोष, मेरे हिसाब से भी प्रोटीन ही सही है। वेरी गुड अमरेश, क्या बात है, बहुत दिनों बाद। बिल्कुल सही जवाब, आंसर है मानव रक्त में पाया जाने। अभी अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, मेरे हिसाब से आंसर गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल यहां करेक्ट आंसर आप लोगों के द्वारा। वेरी गुड। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। रिपीट क्वेश्चन हो गया। चलिए ये देखिए, ये नॉन रिपीटिंग क्वेश्चन है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के कार्य के बारे में, भाई हम इतनी देर से बात कर रहे थे हीमोग्लोबिन क्या होता है क्या होता है, अब हम बात करना चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है एक्चुअल में। ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाता है, बैक्टीरिया को समाप्त करता है, अरक्तता का निवारण करता है, या ऊर्जा का उपयोग करता है?
बिल्कुल पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आंसर होगा यहां पर ए। ठीक है, तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, या सिंपली अगर हम बात करें तो आंसर होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यही करवाता है। अगला सवाल, रक्त धारा में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन। देखिए आप क्वेश्चन वही आ रहा है, बार बार घूम फिरकर एक ही सवाल पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सा है? कोलेजन है, इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, या एल्बुमिन है? बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, रिपीट हो के। बिल्कुल सही जवाब, आंसर इज हीमोग्लोबिन। अरे भाई, हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, बिल्कुल यहां पर जो सही आंसर है वो यही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम या पोटेशियम? बिल्कुल, वे ऑफ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन, यानी एक सवाल को कितने अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही जवाब, और है वो आंसर आयरन। और ये आयरन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अगला सवाल, सामान्य वयस्क मनुष्य में कुल कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4, 8 से 10 या 10 से 12 लीटर? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जैसे पालक। बिल्कुल अंकुर, ये क्लास एमटीएस के लिए ही है, बैच का नाम ही हमारे एमटीएस स्पेशल बैच है। दोस्तों प्लीज लाइक द सेशन। बिल्कुल सही जवाब, आंसर है 5 to 6 लीटर। अगर मैं बात करूं किसी भी मेल के बारे में तो ब्लड होता है 5 to 6 लीटर, और अगर मैं बात करूं किसी फीमेल के बारे में तो ये ब्लड होता है 4 to 5 लीटर। ठीक है, अगर हम बात करें तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अपेक्षा जो है वो रक्त कम पाया जाता है, और इसका जवाब है क्यों? तो ड्यू टू आ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मासिक धर्म चक्र की वजह से महिलाओं के अंदर रक्त कम होता है। अगला सवाल रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। हां, ये अच्छा क्वेश्चन है। आरएच कारक इनमें से किससे संबंध रखता है? लार से, रक्त से, लसिका से या मूत्र से? आपने आरएच कारक का नाम सुना होगा। ये आरएच कारक जो है ये कहां पर है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में उपस्थित होती है। बिल्कुल अंजलि भर सकते हैं। चैनल का नाम वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल। बिल्कुल सही जवाब, और आंसर है ब्लड से। ठीक है, आरएच इज अ रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जिसको आरएच कारक कहते हैं। तो ब्लड में उपस्थित होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ये शो करने का काम करता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल, आरएच कारक की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? हेस्ले,
लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा, डार्विन के द्वारा या वेलस के द्वारा? बिल्कुल बबीता, इसी टाइम 6 से 7 मेरी क्लास होगी, 6 बजे क्लास स्टार्ट होगी। चलिए जल्दी बताइए, आरएच कारक की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल नहीं, टॉपिक चेंज होगा नाजिया। दीपक कुमार, जो इंपॉर्टेंट है मैं डेफिनेटली उसको करूंगा, आप नहीं जानते कि क्या इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ते रहिए दोस्त। आंसर इज लैंडस्टीनर एंड वीनर। लैंडस्टीनर वीनर ने खोज करी थी 1940 के अंदर, ठीक है, आरएच फैक्टर की, और बंदर का नाम था मकाका रीसस, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? जल्दी बताएंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ आरएच फैक्टर आर फाउंड इन ह्यूमंस? चलिए जल्दी आंसर देकर बताएंगे, आपके हिसाब से कौन सा होगा? वेरी गुड। मेनली अगर देखा जाए तो आप लोगों के द्वारा जवाब बिल्कुल सही है, 4 पाए जाते हैं, ठीक है, 4 पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग ग्रुप के आधार पर होते हैं, है ना। अलग अलग ग्रुप के आधार पर अगर देखा जाए तो 4 पाए जाएंगे। और अगर नॉर्मल देखा जाए तो यहां पर आरएच कारक एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इन नॉर्मल आंसर यही होगा, ठीक है, बिल्कुल इन नॉर्मल आंसर यही होगा। वैसे अलग अलग ग्रुप के आधार पर आप 4 से 5 आरएच कारक को देखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे इस चैनल को, और बिल्कुल आप हमारे साथ में बने रह सकते हैं। यहां पर रोज शाम को 6 बजे एमटीएस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।